हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था कि कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, कापा कटप्पा जिसको हम बोल रहे थे। आज हम क्या पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उनकी कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट of conductance of इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमारे पास होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस हैं, उनमें कंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखो, नॉर्मल रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमें पता है कि हम किससे मेजर कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से आपने देख लिया होगा या आपने 11th क्लास में फिजिक्स के लैब में देख चुके होंगे, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको देख लिया होगा आपने। रेजिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, अननोन रेजिस्टेंस, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को इससे मेजर किया जा सकता है। अब देखो बात क्या है, जो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करने में क्या दिक्कत आई, दो प्रॉब्लम्स आई। मेन प्रॉब्लम्स दो थी। पहली क्या थी कि अगर डीसी यानी डायरेक्ट करंट अगर फ्लो करवाएं तो वो क्या कर रहा था, डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो हम सॉल्यूशन ले रहे थे डायरेक्ट करंट उसकी कंपोजिशन को चेंज कर दे रहा था। और जब कंपोजिशन ही चेंज हो गई तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने एक्चुअल रेजिस्टेंस या एक्चुअल कंडक्टेंस निकाली है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि पहली प्रॉब्लम क्या थी कि डायरेक्ट करंट वाली थी, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर तो हम क्या करते हैं, सॉलिड वायर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो हमने लिया है यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे वायर की जगह यूज नहीं हो सकता ना। व्हीटस्टोन ब्रिज पे मेटलिक वायर की तरह यूज नहीं हो सकता। ये थी दूसरी प्रॉब्लम। दो मेन प्रॉब्लम थी। पहली, डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं तो वो सॉल्यूशन की कंपोजिशन को चेंज कर देता है। दूसरी चीज, सॉल्यूशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज पर सॉलिड मेटलिक वायर की तरह या फिर सॉलिड मटेरियल की तरह तो यूज नहीं कर सकते थे ना, यानी सॉलिड कंडक्टर्स की तरह यूज नहीं कर सकते थे। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिया कि हम अल्टरनेट करंट, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट डाल दें, अल्टरनेटिंग करंट एज ए सोर्स ऑफ पावर, यानी पावर के सोर्स की जगह किसको यूज करें हम, अल्टरनेटिंग करंट, यानी डीसी की जगह एसी को यूज करें। तो एसी करंट क्या करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है कि सॉल्यूशन की कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। यानी पहली प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन निकाल लिया। दूसरी क्या थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे वायर की तरह हम यूज नहीं कर सकते थे सॉल्यूशन को। तो दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, एक स्पेशल वेसल बनाया जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। कंडक्टिविटी सेल को डिजाइन किया, स्पेशल वेसल बनाया कंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी सेल बोला जाता है। अब ध्यान से देखो, इसके बहुत सारे टाइप प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल हैं। जो दो टाइप जनरली आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में दिए होते हैं, मैं वही ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। ये पहला टाइप अभी जिसको मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये दोनों चीजें क्या है, आपकी प्लेटिनम से बनी हुई इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड इलेक्ट्रोड हैं। और ये दोनों चीजें, ये और ये क्या है, हमारे कंडक्टिंग वायर्स हैं। क्या है, कंडक्टिंग वायर्स हैं। एक तो है ये डायग्राम जो वेसल है यानी कंडक्टिविटी सेल का। दूसरा डायग्राम कैसा होता है, दूसरा डायग्राम इससे भी बहुत सिंपल है। दूसरा डायग्राम है कुछ ऐसा,
ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग वायर्स हैं, कंडक्टिंग वायर्स हैं, क्या है, कंडक्टिंग वायर्स हैं। ये दो सिंपल एग्जांपल है किसके, कंडक्टिविटी सेल के। अब ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं, हम लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो लेते क्या है कि इन दोनों सेल के बीच में, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का जो कॉलम होगा वो कैसा होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, एल से, यानी एल लेंथ की होगी। यानी जो कॉलम होगा हमारे सॉल्यूशन का, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लेंगे सेल में, उसकी लेंथ क्या होगी, एल, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो चुकी है, हम पहले बात कर चुके हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको डिनोट करते हैं ए से, इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए। तब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए, है ना, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर किसके इक्वल हुआ, 1 बाई कापा ए, सिंपल सी बात है, 1 बाई कापा ए के इक्वल हो गया। अब इसी चीज के बारे में तो हम बात कर रहे थे, ये क्या है, कापा कंडक्टिविटी, ये क्या है, रेजिस्टेंस, आपस में क्या हो गया, इनका रिलेशन मिल गया। ये सारे रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, आज तो हमें बात करना है कि है क्या। जो क्वांटिटी होती है एल बाई ए, ये एल बाई ए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। किसको बोलते हैं, इस एल बाई ए को। और किससे डिनोट किया जाता है, जी स्टार से। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, जी से, और सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है, जी स्टार से। सिंपल सी बात है, सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है, जी स्टार से। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में उसके ऊपर, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, डिस्टेंस के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेल कांस्टेंट पूरा का पूरा डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है लेंथ इनवर्स, यानी लेंथ इनवर्स। इसकी जो डायमेंशन होती है किसकी, सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ इनवर्स होती है। क्या होती है, लेंथ इनवर्स होती है। अब देखो जो मेजरमेंट है, हमें पता है मेजरमेंट एल और ए का एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। एल और ए का मेजरमेंट एक्चुअल में इनअप्रोप्रिएट होता है। एक्चुअली एल और ए का मेजरमेंट, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना इनअप्रोप्रिएट है भाई, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। लेंथ की बात करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि सॉल्यूशन में है तो वो डिस्टेंस और क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करना इनअप्रोप्रिएट है। तो हम रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे, एक्चुअली में अगर वो इनअप्रोप्रिएट है तो हम रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये इनअप्रोप्रिएट है तो रेजिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है। तो यह जो सेल कांस्टेंट है उसको कैसे मेजर किया जाता है, सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल containing a solution whose conductivity is already known। यानी हम सेल कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, जी स्टार के, विच इज इक्वल टू क्या, एल बाई ए। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सेल कांस्टेंट की बात कर रहा है। इसको मेजर करना है तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन लेना होगा जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले ही पता हो। हमें क्या करना होगा, अगर किसी का रेजिस्टेंस निकालना है किसी सेल कांस्टेंट वाले सॉल्यूशन का, सेल कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं किसका, एक ऐसे सेल का जिसके पास क्या हो, ऐसा सॉल्यूशन हो जिसकी कंडक्टिविटी पहले ही पता हो। कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन हो, यानी हमें पता हो कि उसकी कंडक्टिविटी क्या है
और उस सॉल्यूशन का हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस, और उसी से हमें क्या पता निकलता है, सेल कांस्टेंट पता चल जाता है। उसी से हमें क्या पता चलता है, सेल कांस्टेंट पता चल जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, केसीएल सॉल्यूशन यूज करते हैं। केसीएल सॉल्यूशन क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्यूरेटली नोन है। क्या है, केसीएल सॉल्यूशन यूज किया जाता है। केसीएल सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी हमें नोन है, पता है, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कंसंट्रेशंस। सिंपल सी बात है, अलग अलग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें पता है। इसीलिए हम जनरली किसको यूज करते हैं, केसीएल सॉल्यूशन को यूज करते हैं, सेल कांस्टेंट निकालते हैं तब, ठीक है। किसी अननोन कंपाउंड का सेल कांस्टेंट निकालते हैं तो विद रेफरेंस टू दिस निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकल गया तो सेल कांस्टेंट भी निकल जाता है। सिंपल सी बात है। अब जो सेल कांस्टेंट है वो किस इक्वेशन से दिया जाएगा, G स्टार इज इक्वल टू L बाई ए। हमें पता है G स्टार क्या होता है, L बाई ए होता है। सिंपल है, सेल कांस्टेंट इसी क्वांटिटी को तो बोलते हैं, यही हमने बोला है। और ये किसके इक्वल होता है, R इंटू कटप्पा, यानी कापा, R इंटू कापा। कापा क्या था, कंडक्टिविटी था, और R क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस इंटू कापा किसके इक्वल होता है, सेल कांस्टेंट के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एक बार हम सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी उस सेल का किसी भी सॉल्यूशन के लिए। एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का हम क्या मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मल सा चलो डायग्राम बनाते हैं कि अननोन सेल के लिए कैसे निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला रिप्रेजेंटेशन है उससे किसी अननोन सेल का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास एक अननोन सेल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये मेरे पास सेल लिया हुआ है मैंने, ठीक है, नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं। एक तो अननोन सेल लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। अब रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, ये ठीक है। अब दो मेरे पास रेजिस्टेंस है जिनको मैं क्या बोलूंगा, R1 और R2। ये R1 ये R2 दोनों गिवन है मेरे पास, ठीक है। ये बीच में क्या है मेरे पास, यहाँ पे डिटेक्टर है। ये क्या है, डिटेक्टर है। ये क्या है, डिटेक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, मेरा अननोन सेल है जिसकी हमें कंडक्टिविटी सेल है हमारा, जिसकी हमें कंडक्टेंस निकालनी है। ये क्या है, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या है हमारा, ये जिसकी हमें क्या है, रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी R3 मैं इसको नाम दे रहा हूं। इसकी रेजिस्टेंस को क्या लिख रहा हूं, R3। ये दोनों तो नॉन रेजिस्टेंस है, यानी नॉन सॉल्यूशन की, यानी केसीएल वाला मान लो कि इसकी रेजिस्टेंस हमें नॉन है। ये हमारा सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी सेल में है उसकी रेजिस्टेंस हमें पता करनी है, अननोन है, उसको मैंने लिख दिया R3 के बारे में, ठीक है। और यहां क्या होगा, एक रेजिस्टेंस यहां होगी जिसको मैं क्या लिख दूंगा, R4 लिख दूंगा। सिंपल सी बात है। अब देखो है क्या, ये किससे कंसिस्ट है, और यहां ये कनेक्टेड है O, ठीक है। सिंपल यहां लिख देते हैं O, नॉर्मल सी बात है भाई, सब कुछ है। अब हम देखते हैं कि यहां है क्या क्या हमारे पास, R3 एंड R4 दो रेजिस्टेंस है, R3 एंड R4, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। R3 R4 रेजिस्टेंस है दो, और उनके साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, Rn। R1 क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एंड कंडक्टिविटी सेल हैविंग रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस R3। सिंपल सी बात है, जो R3 है वो क्या है, कंडक्टिविटी सेल है, उसमें क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, अननोन है। सिंपल सी बात कर रहे हैं, R3 में जो कंडक्टिविटी सेल है वो अननोन रेजिस्टेंस है, इसी को हमें निकालना है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम फेड करते हैं भाई ऑसिलेटर O। ये O जो मैंने लिखा है ये क्या है, ऑसिलेटर है। इसी ऑसिलेटर से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को फेड करते हैं। कितने साइकिल्स देंगे,
एक फ्रीक्वेंसी रेंज डालेंगे और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो जाएगी भैया हमारी, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है 500 टू 5000 साइकिल्स। कितनी है 500 टू 5000 साइकिल्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस R2 निकालना है, सॉरी R3 निकालना है। जो अननोन रेजिस्टेंस है R3 वही निकालना है हमें। सिंपल सी बात है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब P एक सूटेबल डिटेक्टर है, जो सूटेबल डिटेक्टर है इसको हमने क्या नाम दिया है, P एक सूटेबल डिटेक्टर है जो कि रेजिस्टेंस में चेंज आने पर यानी रेजिस्टेंस रिकॉर्ड करने पर ये क्या करेगा, उस रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करेगा और हमें सिग्नल देगा। सिंपल सी बात है, ये डिटेक्टर क्या हो सकता है, डिटेक्टर क्या हो सकते हैं, हेडफोन या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। नॉर्मली लैब में देखा होगा हेडफोन रखे होंगे, ब्लैक कलर के बड़े बड़े हेडफोन होते हैं, वो हेडफोन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस डिटेक्शन के थ्रू, इस डिटेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस अननोन रेजिस्टेंस को डिराइव कर सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस R3 क्या हो जाएगा, R3 अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, R3 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 R4 डिवाइड बाई R2। सिंपल सी बात है, R1 R4 डिवाइड बाई R2, ये हो जाएगा हमारा क्या, R3 निकल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आजकल क्या है कि आजकल ऐसे ऐसे कंडक्टिविटी सेल हमारे पास हैं जो कि डायरेक्टली ही ऐसे सेल मौजूद हैं जो डायरेक्टली क्या बताते हैं, हमें सिर्फ कंडक्टेंस मेजर करके बता देते हैं, उनमें रेजिस्टेंस मेजर करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, कंडक्टेंस को मेजर करते हैं और कंडक्टिविटी को हमें बता देते हैं। अब कौन सी इक्वेशन है जो सेल कांस्टेंट है, यानी अब कोई सेल है जो सेल कांस्टेंट है, वंस द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड, यानी एक बार अगर सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस डिटरमाइन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। और उसकी इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सी बात है भाई, अब हम उसकी इक्वेशन को देखेंगे। उसकी इक्वेशन क्या होगी, काप्पा के साथ सिंपल सा रिलेशन बनता है, तो ये काप्पा है, इसी के साथ सिंपल सा रिलेशन बनता है। काप्पा क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाई R, यानी रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाई R। और सेल कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, G स्टार डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब काप्पा का रिलेशन क्या हुआ, G स्टार डिवाइड बाई R हो गया। काप्पा का रिलेशन क्या हुआ, यहां से भी आ सकते हैं, G स्टार इक्वल टू R काप्पा, तो काप्पा इक्वल टू क्या हुआ, G स्टार डिवाइड बाई R, यानी सेल कांस्टेंट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। अब जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशंस की, वो भी कौन से, जिनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो किसमें, सेम सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर वो डिफर करती है। यानी कंडक्टिविटी की बात करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेम सॉल्वेंट में। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने बीकर लिया, इसके अंदर मैंने एक सॉल्वेंट डाला, मान लो मैंने सॉल्वेंट डाल दिया वाटर के अंदर अब हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं, KCl डाल दो, NaCl डाल दो। अब उनकी कंडक्टिविटी की जब बात करेंगे, सेम सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट तो वाटर है, सेम ही है, उसके अंदर उनकी कंडक्टिविटी गिवन टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे डिफरेंट होगी, डिफर्स होगी ड्यू टू द चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस इन विच दे डिसोसिएट। सिंपल सी बात है, इसके बारे में बात कर चुके हैं ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किस फैक्टर पे डिपेंड करती है आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। तो उसके बारे में हमने क्या बताया था कि जो चार्ज उसके ऊपर कितना है और साइज कितना है। अगर साइज ज्यादा छोटा है तो जल्दी आयन फर्निश हो जाएंगे, अगर साइज बड़ा है तो स्लोली फर्निश होंगे। सिंपल सी बात है। तो इसी से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन या ईज विच विच आयन मूव अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि बात मैंने अभी बोली है कि किस ईज के साथ आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी जितना छोटा साइज होगा उतना ही जल्दी वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू मूव करेंगे, जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही धीरे मूव करेंगे। इसीलिए it is therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity called molar conductivity। इसीलिए अब यहां से एक नई टर्म निकल के आती है जिसका नाम क्या है, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। सिंपल सी बात है, इन चीजों को पढ़ना है भाई। अब हमें क्या पढ़ना है, मोलर कंडक्टेंस या फिर
मोलर कंडक्टिविटी, है ना। बस इसी चीज को पढ़ना है। ये मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी ये आगे हमें कोलरूस लॉ तक लेके जाएगी, ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल, मोलर कंडक्टिविटी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि अब हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है कैप स्मॉल एम। मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट किया जाता है, कैप स्मॉल एम। अब इस कैप का मतलब क्या होता है, लैम्डा बोलते हैं इसको, ग्रीक वर्ड होता है, इसका नाम होता है लैम्डा। क्या नाम होता है, लैम्डा। लैम्डा एक्चुअल में LAMBD होता है, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा होता है। क्या होता है, LAMBDA, लैम्डा। किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। और मोलर है, इसका मतलब एम से, स्मॉल एम से साथ में डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टेंस। और ये कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन से किस प्रकार रिलेटेड होती है, यानी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी से किस रिलेशन से रिलेटेड होती है, वो क्या होता है, लैम्डा एम, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाई सी, यानी कापा। कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन। यानी ये क्या है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है, वो किसमें, इन मोल मीटर क्यूब, इन मोल पर मीटर क्यूब। और कापा की वैल्यू, कापा की हमें पता है, जो कापा की टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, सीमन मीटर इनवर्स। यानी ऊपर क्या आएगा, सीमन मीटर इनवर्स, नीचे क्या आएगा, मोल मीटर क्यूब, यानी मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास यूनिट आ जाएंगी किसकी, लैम्डा एम की यूनिट्स आ जाएंगी, यानी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स आ जाएंगी। और वो क्या होगी, सीमन मीटर स्क्वायर, सीमन मीटर स्क्वायर, सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। कैसे आई, आप लोग ध्यान से देखिए, हमने कापा की यूनिट लिख दी, कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दी, मीटर को ऊपर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगा, एक गया प्लस 2 बचा, यानी मीटर स्क्वायर बचा। मोल नीचे प्लस में ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। इट मे बी नोटेड दैट, अब बात करनी है कि 1 मोल मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 मोल मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, इज इक्वल टू 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, ये इसके इक्वल होता है भाई। सिंपल सी बात होती है। इनटू में मोलैरिटी, इनटू में क्या, मोलैरिटी, किसके, इनटू में मोलैरिटी के इक्वल, यानी 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इनटू में मोलैरिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सिंपल सी बात है। अब यही चीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा एम यानी कि सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किसके इक्वल हुआ, किसके इक्वल हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, कापा, ठीक है। कापा का मतलब सीमन मीटर इनवर्स अपॉन सी। कंसंट्रेशन की बात करें, तो कंसंट्रेशन को किस में डिनोट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन डिनोट कर सकते हैं 1 मोल पर मीटर क्यूब, 1 मोल लीटर, यानी 1000 लीटर मीटर क्यूब, ये हो गया। इनटू में मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर इनटू मोलैरिटी यानी मोल लीटर इनवर्स पर लीटर, मोल पर लीटर। ये है विद एसआई यूनिट्स के फॉर्मूला। आपको इनकी एसआई यूनिट्स याद रखनी ही होंगी, नहीं आती है तो किसी की भी एसआई, इनकी बेसिक एसआई यूनिट याद रखिए, और फिर नेक्स्ट जो क्वांटिटी इनके रिलेशन से आती है उसको इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। जैसे मोलर कंडक्टिविटी की अगर हमें यूनिट नहीं पता तो हमें कापा की यूनिट पता है, कंसंट्रेशन की यूनिट पता है, उससे निकल जाएगी। सिंपल है, सिंपल तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ही तो करना होता है, और तो कुछ है ही नहीं।
अब बोथ टाइप ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड इन लिटरेचर, ठीक है, दोनों टाइप की यूनिट यूज होती हैं, ये लीटर वाली भी और सिंपल ये भी, दोनों टाइप की यूनिट यूज होती है भाई। अब ये दूसरी यूनिट से कैसे रिलेट करती हैं वो इक्वेशन देख लो। 1 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू, ये रिलेशन बता रहा हूं कि किस किस के बीच में क्या क्या रिलेशन है। 10 raised to the power 4 सीमन, 10 raised to the power 4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आपको दिया तो इसमें है, यानी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या दी है, सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेकिन आपसे आंसर पूछा है इस यूनिट में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर वाली यूनिट में अगर आंसर पूछा है तो इतने के इक्वल क्या होगा, इतना होगा, सिंपल सी बात है। या फिर क्या, या फिर कैसे लिख सकते हो, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि और कैसे लिख सकते हो, 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि अगर सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तब कैसे लिखोगे, तब हो जाएगा 10 raised to the power -4 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिंपल है, सिंपल है। अब ये थी यूनिट्स, आपस में यूनिट्स के रिलेशन, पूरा फॉर्मूला, उसके साथ रिलेशन। एक्चुअल में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्या मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in a given solution is known, the conductivity of 1 mole of electrolyte in a given solution is known as its molar conductance, या फिर मोलर कंडक्टिविटी की बात करता है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन में डाला हुआ है तो उसकी जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होगी उसको मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी बोला जाएगा। सिंपल सी बात है। ये था आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने क्या देखा है, हमने देखा कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें से कंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तरीका देखा, व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे कर सकते हैं, है ना, R3 निकाला था R1 R4 by R2, ठीक है, और सबके कप्पा का रिलेशन देखा था सेल कांस्टेंट के साथ, सेल कांस्टेंट का रिलेशन देखा था किसके साथ, कंडक्टेंस के साथ, इन सब का आपस में रिलेशन, और फिर लास्ट में यूनिट्स देखी थी। ऐसा यूनिट्स, उनमें कन्वर्जन अगर सेंटीमीटर वाले में पूछा हो तो मीटर में पूछा हो, सेंटीमीटर में देके मीटर में पूछा हो तो वो कैसे करना है, मीटर में देके सेंटीमीटर में पूछा हो तो कैसे करना है। ये था आपका आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।